पॉजिटिव ट्रेंड पे अभी मार्केट चल रहा है, अपना कारोबार चल रहा है। जो भी न्यूज़ आने थे वो सब आ गए हैं मोर और लेस। तो अभी एक आपको लग रहा है कि अभी मार्केट को एक दिशा मिल रही है? हाँ शायद, क्योंकि आप देख रहे हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की नंबर्स अच्छी आई है, इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत सपोर्टिव है। उसके साथ फेड ने भी एक सॉफ्ट लैंडिंग का ऐलान किया है यूएस इकोनॉमी के लिए। तो इस हालत में मेरे ख्याल में एक सिचुएशन जो बन रही है कि क्लैरिटी, क्योंकि मार्केट को चाहिए कि एक सर्टेनिटी, जो भी चीज हो उसमें क्लैरिटी और सर्टेनिटी आ जाए तो मार्केट उसको ऑब्जर्व कर सकती है। क्योंकि डोमेस्टिक में मेरे लिए ये समर का कंजम्पशन का स्टोरी है ना, वो शायद पॉजिटिव दिख रहा है और फेस्टिवल सीजन भी फॉलो कर रहा है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ आ सकती है इस टाइम फ्रेम में। इसलिए आप देखेंगे कि कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स थोड़े बढ़ रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में ऑटो भी उसमें शामिल है। रियल एस्टेट के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी अब्सॉर्प्शन रेट ऑफ एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट्स एंड न्यू लॉन्चेस। तो मेरे लिए खबर ही अच्छी है। तो खबर अच्छी है तो खुशखबरी में मार्केट भी उस माहौल को, खास करके एफआईएस का सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि विजा वी चाइना इंडिया की स्थिति बेहतर लग रही है। और दूसरी चीज यह है कि तेल का दाम भी कुछ सॉफ्टिश ट्रेंड में लग रहा है। हम्म। तो कौन से ऐसे एरियाज़ है सुनील जी जहाँ से आपको लगता है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि जो हम चाह रहे थे वैसे न्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा निराशाजनक न्यूज़ मिल रहे हैं? कोई ऐसे एरियाज़ देख रहे हैं आप? फॉरमोस्ट ये मानसून का एल नीनो का हम्म। इफेक्ट थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है। जी। क्योंकि अगर मानसून का थोड़ा भी फेलियर हो गया तो क्रॉप फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो आरबीआई के भी कैलकुलेशंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, उस हिसाब से आपको शायद फिर आरबीआई शायद रेट हाइक की बात करनी लगेगी। तो वो एक चीज है। सेकंड, फेड ने भी जो एक रेट हाइक का और एक रेट हाइक का ऐलान किया है, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को छोड़िए, शायद करेंसी मैनेजमेंट के लिए और एक रेट हाइक करना होगा, तो मार्केट को बस पसंद नहीं आएगी। हायर इन्फ्लेशन विद रेट हाइक की गुंजाइश आएगी तो शायद मार्केट थोड़ा नाराज होता है, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो सकता है। हम्म। सही है। साथ में अगर हम देखें तो आईटी सेगमेंट से और आईटी सेक्टर से भी इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम ये लार्ज कैप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मिड सेगमेंट देखें तो वहाँ आई थिंक इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा यहाँ से फ़ायदा हुआ है। कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप दो पार्ट में देख रहे हैं आईटी कंपनीज़ को, लार्ज कैप और मिड कैप? ठीक है, मैं कहूँगा कि ये माहौल है कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और अगर यूएस इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है तो आईटी के डिमांड भी थोड़ा कम हो सकता है। अब मिड कैप और इसमें क्या हुआ है कि देखिए, शेयर मार्केट में क्योंकि लिक्विडिटी मिड कैप में बहुत कम होती है, मूवमेंट ऑफ प्राइस भी बहुत शार्प होता है, दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो मेरे ख्याल में वही दिख रहा है इसमें। नहीं तो एक्चुअली स्पीकिंग अमेरिकन कंपनीज जो खरीदते हैं इंडिया से आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो फर्स्ट प्रेफरेंस लार्जर कंपनीज को ही देंगे। मगर मार्केट को ये भी है कि वो चीज रादर ओपन में है, न्यूज ओपन में है तो डिस्काउंटेड होता है, वेरएज मिड कैप में सरप्राइज एलिमेंट भी आ सकता है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जब कोई रिसेशन या एक स्लोडाउन की बात होती है, तो जहाँ के जो बायर्स है, आईटी सर्विसेज के बायर्स है, वो भी शॉपिंग करते हैं कि मेरे को भी कॉस्ट रिड्यूस करना है, शायद आईटी कंपनी ए से मैं बी को शिफ्ट करूं तो मेरे को थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो सकता है। तो वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप अच्छी पोजीशन में, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पिटिटिवली बिड कर सकते हैं, मगर उनको कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहिए उस बायर को कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ गिने चुने मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज को मार्केट शेयर बढ़ सकता है इस माहौल में। तो इसलिए उनके पीछे मार्केट की प्राइस भी थोड़ी बहुत रिएक्ट कर रही है। तो मैं ओवरऑल एक ब्रॉड आईटी को लार्ज वर्सेस मिड में क्षेत्र में नहीं डालूंगा, मैं बहुत कंपनी स्पेसिफिक व्यू लूंगा। क्योंकि जो वैल्यूएशन जबरदस्त बढ़ गए थे ड्यूरिंग कोविड, राइट, उनकी अभी हवा निकल के सब नीचे आई है, मगर हम्म। वो हवा निकला है कि नहीं, ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो एक वेट एंड वॉच स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, चाहे वो मिड कैप हो लार्ज कैप हो, वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मगर कंपनी स्पेसिफिक आपको देखना चाहिए कि उस सेगमेंट में उसका कौन कॉम्पिटिटर है, क्या उसको चांस है कि उससे उस बिजनेस को छीनना। ये सब बातें ज्यादा मायने रखती हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन
जैसे कि आप भारत में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे देख रहे हैं इन द स्पेंड की जो स्पेंडिंग पावर है अभी भी बरकरार है? आपको लगता है कि वो आगे भी बरकरार रहेगा? क्योंकि अभी तो ऑफ कोर्स हम मॉनसून की अवेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक फेस्टिव सीज़न भी शुरू होगी, मैरिज सीज़न भी शुरू होगी, और हम जैसे ऑटो नंबर्स देख रहे हैं, एफएमसीजी के जो काउंटर्स है हम देख रहे हैं कि दर बदर एवरी डे हम एक न्यू हाइज बनते दिख रहे हैं। कंज्यूमर जो डिस्क्रिशनरी एरिया है वहाँ भी एक बाइंग चल रही है। क्या लगता है कि ये एक सस्टेनेबल डिमांड रहेगी आगे जाके? मेरे को कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन जरूर सस्टेनेबल लग रही है, क्योंकि कुछ महीने पहले जब रेट हाइक्स शुरू हो गई थी, हाउसिंग लोन के रेट्स करीबन 6.75% तक गिर गए थे और 9% के करीब आ गए। हमने सोचा था कि शायद वो 2-2.5% का जो रेट में बढ़त है उसके कारण हाउसिंग का डिमांड स्लो डाउन हो जाएगा, मगर हम गलत निकले। हमने देखा कि उतना 200-250 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक के बावजूद आपको रियल एस्टेट का डिमांड अभी भी जबरदस्त है। यानी कि लोग अभी क्या देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ईएमआई में मेरे को 500-600 रुपए ज्यादा हर महीने भरना पड़ा, फिर भी मेरी जो एस्पिरेशन है उसको मैं कम नहीं कर रहा हूं। तो एक न्यू इंडिया है जो अपने एस्पिरेशन, बाय नाउ पे लेटर का जमाना है। तो ये जो रेट हाइक के कारण कंजम्पशन स्लो डाउन होगा, ये बात थोड़ी गलत निकली। एक्चुअली कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ज्यादातर परचेजेस ईएमआई के थ्रू होते हैं, जैसे घर या ऑटो, वहां पे भी हम डिमांड अभी जबरदस्त देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक कोविड के कारण जो बहुत लोगों ने अपने जो बाइंग को डिले किया या पोस्टपोन किया, वो सब अभी पेंटअप तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मेरे लिए ये समर और फेस्टिवल सीजन और उसके बाद भी इस साल मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन कंजम्पशन दिख रहा है, और वो ज्यादातर सस्टेनेबल दिख रहा है। और एक मार्केट, स्टॉक मार्केट की ओर से भी ध्यान बहुत इंफ्रा की ओर चला गया था मार्केट का, तो वैल्यूएशन देखिए इंफ्रा का बहुत बढ़ गया था और कंजम्पशन थोड़ा दबे हुए रह रहा था, क्योंकि एक थी। अब कैचअप हो रहा है। मेरे शेयर मार्केट में भी आपको कंज्यूमर से ज्यादा गेन पा सकते हैं अगले साल 1.5 साल में, देन फ्रॉम इंफ्रा, जहां पे फ्यूचर की जो स्टोरी है, जो ऑर्डर बुक की स्टोरी है, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। तो कंजम्पशन एक अच्छा प्ले है आज शेयर में मेरे ख्याल में, एक 2 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप एक व्यू ले। और सुनील जी, दूसरा वो भी एक फैक्टर हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जाके अगर इकोनॉमिक डेटाज जो अच्छे आते हैं, अगर बारिश अच्छी आ गई, तो हम एक रेट कट का भी सिनारियो देखेंगे, तो उसमें भी अगर जो जो लोन ले रहे हैं और अपना असेट बनाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ भी एक इसमें पुश मिलेगा आगे जाके। या बट उसके साथ ये भी देखिए कि वेजेस, रूरल में एग्री के वेजेस जी बहुत बढ़े हैं, तो रूरल में भी बाइंग पावर बढ़ा है। तो जी, अगर ईएमआई थोड़ा बढ़ा है, उसको राइजिंग इनकम भी कवर कर लेता है। हाँ सही मेरे है। ख्याल में वो इनकम जो ग्रोथ हो रहा है, वेज राइज हो रहा है, वो डेफिनेटली एक कंज्यूमर को डिस्क एक पुश देगा। सेकंड, आप याद रखिए कि बहुत से स्टेट इलेक्शंस ड्यू है इस साल में। तो स्टेट इलेक्शंस के टाइम में बहुत पैसा खर्चा होता है इकोनॉमी में थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो भी पैसा अगर लोगों के हाथ में आ जाए, तो नेचुरली एक कंजम्पशन का बूस्ट उसके कारण भी आपको दिखेगा। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, इसलिए भी हम बहुत सारा स्पेंडिंग देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी इंफ्रा में बहुत स्पेंडिंग कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि प्राइवेट स्पेंडिंग भी बढ़नी चाहिए? सिर्फ पब्लिक पीएसयू, आई मीन गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो नहीं चलेगा। और जो भी हम अभी जितने सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारी चारों तरफ काम ही काम चल रहा है, लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ना चाहिए कि बढ़ रहा है? आपने क्या देखा है? मेरे को ये और पेस कैचअप होना चाहिए। उसको मिल रहा है पीएलआई स्कीम के अंदर। तो पीएलआई के अंदर जो कि अभी गवर्नमेंट भी उसको रिव्यू कर रही है, पीएलआई में शायद थोड़ा मॉडिफिकेशन लाने की सोच रही है, तो वो हो जाएगा तो पीएलआई में बूस्ट मिलेगा। तो वो एक है जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी एक्सपेंशन या क्रिएशन को एक धक्का देगा। सेकंड, बहुत से टेरिटरीज में आप देख रहे हैं कि सेक्टर्स में आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये 75 एक तरह का लक्ष्य रहेगा है, क्योंकि क्या होता है कि ये 75 के पीछे होती है कुछ कंपनियां जो 85-90 पे होती है और कुछ 65-60 पे है, उसका एवरेज है ये 75। तो जो सेक्टर्स में जो कंपनियां 85-90 के करीब है, उनके लिए ये डर है कि एक साल में एक 10% का भी कंजम्पशन बढ़ा तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, और दूसरे साल के लिए उनको शायद बेचने के लिए हाथ में प्रोडक्ट नहीं होगा। तो मेरे लिए ये जो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में
बहुत बड़ा एक नया प्लांट डालने के बगैर वो डीप बॉटलनेकिंग, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड कैपेक्स, राइट। इस तरह की कैपेक्स बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो थोड़ा बहुत उन्हें छोटा मोटा कुछ कैपेक्स किया तो एक्सपैंड कैपेसिटी एक्सपेंड 10% और बढ़ सकता है। ये पहले वो एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वो एक नया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट जो एडिशनल प्लांट लगाने की, वो बात सेकंड फेज में करेंगे। तो मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी एक मीडियम टर्म स्टोरी है जो धीरे धीरे आपको तेजी पकड़ेगी ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। साथ में जो दो सेक्टर्स मुझे और दो एरियाज जो मुझे मेंशन करना है वो है हेल्थ केयर और फार्मा। यहाँ अभी हम फैंसी देख रहे हैं कि अभी उनकी तरफ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा ऑफ कोर्स अपना बैंकिंग सेक्टर, अभी वो तो हमें पता है कि अच्छे से चल रहा है और अभी तक हमने देखा है कि वहाँ कितना क्लीन अप हो गया। लेकिन जो स्पेशली जो मैं बात करना चाहूँगी वो है NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं, दोनों फार्मा हेल्थ केयर और NBFCs? फार्मा हेल्थ केयर में मैं अभी भी कहूंगा कि इंटरनेशनल माहौल की लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण मैं डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा में ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा में ब्रॉडर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स आएंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आएंगे। यहाँ पे मेरे को, क्योंकि इंश्योरेंस की एक पेनिट्रेशन बढ़ रही है, तो बहुत से लोग भी अभी एक हॉस्पिटल में जाके अपना जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस लेने के कारण उनको भी वो कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं आता है। तो मैं हाथों हाथ देख रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी की बिजनेस की बढ़त और हॉस्पिटल्स, डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स का यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ग्रोथ। तो डोमेस्टिकली मेरे फार्मा मेरे को एक अच्छी स्थिति में दिख रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में मैं कहूंगा कि अभी भी आपको इंटरनेशनल सिनेरियो, उसके ऊपर डिमांड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मैं उसके ऊपर कॉशियस रहूंगा। और आपने फिर बात किया था बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज। देखिए एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ना ज्यादातर रिटेल और इंडिविजुअल लेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरेस आज अब देखें तो इंडिविजुअल लेंडिंग का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है और उसी स्पीड पे कंटिन्यू हो रहा है, मगर न्यू डेवलपमेंट जो आएगी वो होगी कॉर्पोरेट लेंडिंग, जहां पे बैंक्स की थोड़ी मजबूत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए उनको लो कॉस्ट फाइनेंसेस जैसे कासा का बैलेंस अवेलेबल है बैंक्स के पास। तो वो एसेट लायबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत से 20% अपना कासा को लेकर 5-10 साल का लोन भी दे सकती है। मगर एनबीएफसी को, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैपिटल मार्केट्स या बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है पैसा, ज्यादातर एनबीएफसी डायरेक्ट पब्लिक से डिपॉजिट उतना नहीं ले पाती, और लेती है तो भी हाई रेट्स में लेते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉर्पोरेट लेंडिंग कम होता है। तो खाली वो शॉर्ट टर्म ब्रिज फाइनेंसिंग, शेयर बैक फाइनेंसिंग ऐसा ही कर सकती है। तो एनबीएफसी में मैं जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की ग्रोथ देख रहा हूं, उसमें उसके साथ ही एनबीएफसी का ग्रोथ देख रहा हूं, अच्छे क्वालिटी एनबीएफसी की। मगर ओवरऑल मैं फिर भी एक ओवरऑल लेंडिंग इन द इकोनॉमी देखूंगा, तो मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट लेंडिंग वही अपना बिग टिकट, क्योंकि हर लोन होगा 500 करोड़ से 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ का। तो वहां पे बैंक्स का थोड़ा एक अच्छा स्थिति होगा कि वो जाके 4-5 बैंक इकट्ठा होके जाके लेंड कर सकते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को, तो इकोनॉमी में ग्रोथ वहां ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में अभी भी बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल मेरे को एनबीएफसी सेक्टर से एक बेटर अपसाइड दिखता है। ऐसा नहीं है कि एनबीएफसी खराब है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ग्रोथ के साथ एनबीएफसी की भी लेंडिंग बढ़ेगी, मगर उनके लिए इंक्रीज्ड बिजनेस खाली इंडिविजुअल सेगमेंट में दिखेगा, मगर कॉर्पोरेट का उनको मिस होगा वो सेगमेंट, वो बैंक्स के हाथ। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी ज्यादातर एनबीएफसी की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज वो हाई कॉस्ट में डिपॉजिट्स उठाते हैं, तो उनको भी हाई कॉस्ट लेंडिंग, जहां पे पर्सनल लोन्स, क्लीन जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, या जिसके पास सैलरीड इनकम नहीं है, बिजनेस चलाते हैं, उनके पास ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उस सेगमेंट को फोकस करते हैं। तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न सेगमेंट है, मगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कायम रहेगी, मगर एक्सपेंशन मैं उतनी तेजी से नहीं देख रहा हूं जितना बैंक्स का हो सकता है ड्यू टू कॉर्पोरेट डिमांड। सही है, क्योंकि